हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें टोटल जो है 80 क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन है टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसके साथ साथ बीपीएससी TRE1, TRE2, TRE3 और बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी इस सीरीज में शामिल किए गए हैं। तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और देखिए, अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की ही तैयारी करवाई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है? बताइए, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस या फिर उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, अगर पूछेगा कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल जो है तो इसमें से जो है जितने भी दिए गए हैं टोटल आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल और गोल्डन राइस ये सभी जो है रूपांतरित फसल के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ पौधा कौन सा है? बताइए, प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ पौधा कौन सा है? बताइए, बैगन है, तंबाकू है, चावल है या फिर कपास है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तंबाकू जो है ये प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ पौधा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? बताइए, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? बताइए, फूल पर पाया जाता है, पत्ती पर पाया जाता है, तना पर पाया जाता है या फिर जड़ पर पाया जाता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले जो है पत्तियों पर पाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तनाकंद का आम उदाहरण कौन सा है? बताइए, कौन सा इसमें तनाकंद के अंतर्गत आता है? बताइए, अदरक आता है, लहसुन आता है, प्याज आता है या फिर आलू आता है? तो देखिए, आलू और ओल जो होता है ये तना तो है ही लेकिन इसके साथ साथ कंद के अंतर्गत भी आता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के भार का अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित में से बना होता है? बताइए, हड्डी से बना होता है, पानी से बना होता है, अंगों से बना होता है या फिर त्वचा से बना होता है? तो बताइए, हमारे शरीर का अधिकतम हिस्सा जो है निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो देखिए, सबसे अधिक हिस्सा जो है इसमें पानी का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे देश जिनमें पालिश युक्त चावल मुख्य भोजन है वहाँ के लोग सामान्यतः किस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं? तो देखिए, पालिश युक्त चावल खाने से जो होता है बताइए कौन सी बीमारी होती है? पेलाग्रा होता है, स्कर्वी होता है, बेरी होता है या फिर ऑस्टियोमलेशिया होता है? तो देखिए, पालिश युक्त चावल का सेवन करने से जो है बेरी कमजोरी हो जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पालिश युक्त चावल में जो है विटामिन B1 की कमी होती है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, बेरी रोग में मनुष्य के नसों और हृदय में कमजोरी हो जाती है, ये भी बात आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बताइए, तंत्रिका कोशिका है, मांसपेशी कोशिका है, यकृत कोशिका है या फिर वृक्क कोशिका है? तो देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का बात करें तो ये तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु जनित रोग कौन सा है? बताइए, वायु जनित रोग जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, तपेदिक है, डिप्थीरिया है, निमोनिया है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, वायु जनित रोग जो है जितने भी वायु जनित रोग होते हैं वे जो है जीवाणु जनित रोग के अंतर्गत आते हैं। तो जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है? टिटनेस, हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सभी जो है जीवाणु से होने वाले रोग हैं। और जो जीवाणु से रोग होता है वायु से भी होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब तपेदिक, डिप्थीरिया, निमोनिया ये सभी जो है वायु जनित रोग हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं, यह जानवरों के खुरों में भी है, यह एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं? तो बताइए, बाल जो है और त्वचा और जो जानवर के खुर होते हैं इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बताइए, प्रोटीन काइनेज पाया जाता है, प्रोटीओग्लाइकेन पाया जाता है या फिर ग्लाइकोजन पाया जाता है
या फिर केराटिन पाया जाता है। तो देखिए जानवरों के खुर में जो होता है और नाखून जो होता है और बाल जो होते हैं इसमें जो है केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवक्षेपी अंग का उदाहरण है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवक्षेपी अंग का उदाहरण है? बताइए जबड़ा तंत्र है, कान की मांसपेशियां हैं, रदनक है या फिर ह्यूमरस है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवक्षेपी अंग का उदाहरण है? तो देखिए कान की मांसपेशियां ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है अवक्षेपी अंग का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? बताइए किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? बताइए कोलेस्ट्रॉल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, लिपोइक एसिड के कारण या फिर ट्राइग्लिसराइड्स के कारण? तो बताइए मांसपेशियों में थकान का अनुभव जो है किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने से जो है मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह है? बताइए जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भाग को सहारा प्रदान करता है वह है? बताइए स्क्लेरेनकाइमा है, कोलेरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा है या फिर फाइबर है? तो बताइए जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैरेनकाइमा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? बताइए पादप कोशिका में तीक्ष्णता और कठोरता जो है यह किसके द्वारा प्रदान की जाती है? बताइए राइबोसोम के कारण, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, गाल्जी उपकाय के कारण या फिर कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएं के कारण? तो बताइए पादप कोशिका में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाल्जी उपकरण के कारण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है जो पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? बताइए वाहिनिकाएं हैं, पेरिसाइकल है, अंतवृष्टि है, पार्श्व विभाजोत्तक ऊतक है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी पार्श्व विभाजोत्तक ऊतक जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? बताइए निम्नलिखित में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? बताइए गुड़हल तथा सरसों में, सरसों तथा तरबूज में, गुड़हल तथा तरबूज में, सरसों तथा पीपल में? तो बताइए निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो देखिए उभयलिंगी पुष्प जो है गुड़हल तथा सरसों में होता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे पौधे भी हैं जैसे गुलाब की बात किया जाए इसमें भी उभयलिंगी फूल होते हैं, लिली भी होती है, सरसों तो आप लोग जान नहीं गए, फिर टमाटर होता है, देसी सेम होता है, बैगन होता है, आम और सूरजमुखी, ये सभी जो है उभयलिंगी फूल के उदाहरण हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं? बताइए चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं, बताइए समजात अंग के हैं, समवृत्ति अंग है, अवशेषी अंग है या फिर जटिल अंग है? बताइए चमगादड़ तथा पक्षी के पंख जो हैं यह किस प्रकार के अंग होते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये समवृत्त अंग है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनोवैक जो है ये क्या है? बताइए नासा कोविड वैक्सीन है या फिर रिफल है या फिर मिसेल है या फिर स्टेलाइट है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ये कोविड वैक्सीन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? बताइए आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? बताइए ओंकोलॉजी कहते हैं, ऑप्टोमेट्री कहते हैं या फिर ओडोंटोलॉजी कहते हैं या फिर ओफेल्मोलॉजी कहते हैं? तो बताइए आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओफेल्मोलॉजी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है?
बताइए जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। बताइए विसरण कहलाता है, परासरण कहलाता है, संकुचन कहलाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परासरण, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। बताइए आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। बताइए आहार जाल कहा जाता है, आहार तंत्र कहा जाता है, आहार स्तर कहा जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आहार जाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बताइए हरे पौधे जो होते हैं ये सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बताइए 1% ग्रहण करते हैं, 5% ग्रहण करते हैं, 2% ग्रहण करते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 1% ग्रहण करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। बताइए आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। बताइए तृतीयक उपभोक्ता, स्वपोषी, प्राथमिक उपभोक्ता, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन मौजूद होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वपोषी जो होते हैं ये प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर जो है स्वपोषी जो है, स्वपोषी अर्थात उत्पादक जो है ये मौजूद होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है। बताइए जंतु हैं, स्वपोषी हैं, कुछ जीवाणु हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है। बताइए जंतु हैं, स्वपोषी हैं, कुछ जीवाणु हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। बताइए प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनिक रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है। बताइए तापजनक आवर्धन के रूप में, जैविक आवर्धन के रूप में, रूपात्मक आवर्धन के रूप में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। बताइए मेथेमोग्लोबिनेमिया जो है निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। बताइए फास्फेट, नाइट्रेट, कैडमियम, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मेथेमोग्लोबिनेमिया जो है इसी को जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। तो अगर आप लोगों को ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाम जो है चेंज करके ये पूछ ले तो आप लोग याद रखिएगा यह जो है नाइट्रेट जो है नाइट्रेट के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर मेथेमोग्लोबिनेमिया जो है नामक बीमारी हो जाती है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा इटाई नामक रोग जो है किससे होता है, कैडमियम की अधिकता से, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। बताइए पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है होता है त्रिदिशिक होता है, बहुदिशिक होता है, एक दिशिक होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ये सदैव जो है एक दिशिक होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है
हमेशा एक दिशक होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। बताइए पर्यावरण में प्लास्टिक जो है किस क्रिया के द्वारा विघटित नहीं होता है। बताइए परजीवी के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, मृतोपजीवी के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण में जो प्लास्टिक होता है ये जीवाणुओं के द्वारा जो है विघटित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण में जो प्लास्टिक होता है ये जीवाणुओं के द्वारा जो है ये विघटित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। बताइए अंडाशय के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। बताइए एस्ट्रोजन का श्रावण होता है, डिंब का निर्माण होता है, प्रोजेस्टेरॉन का श्रावण होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफार्म क्या होते हैं। बताइए क्लोरीफार्म जो है यह क्या होते हैं। अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया हैं, गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कोलीफार्म जो होता है ये प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, माता पिता से संतान में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बताइए माता पिता से संतान में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बताइए जीन कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए माता पिता से संतानों में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को जो है आनुवांशिकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता पिता से संतानों में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। बताइए क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है। बताइए जैव आवर्धन कहा जाता है, जैव संचय कहा जाता है, सुपोषण कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसे जैव आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को जैव आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तारंभी अनुक्रम में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। बताइए मनुष्य, जड़ी बूटी, लाइकेन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, लाइकेन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है। बताइए रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है। बताइए आर्द्र भूमि संरक्षण से जुड़ा है, वन से संबंधित है, शुष्क भूमि से संबंधित है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए रामसर सम्मेलन जो है किसके संरक्षण से जुड़ा है। तो देखिए रामसर सम्मेलन जो है यह है आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई रोग किसके कारण होता है। बताइए इटाई रोग जो है यह किसके कारण होता है। बताइए लोहा के कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है, पारा के कारण होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इटाई नामक रोग जो है ये कैडमियम की अधिकता से होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इटाई नामक रोग जो है कैडमियम की अधिकता से होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सूचित होता है। बताइए सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सूचित होता है। बताइए माइक्रो 1 के द्वारा सूचित होता है, लाइकेन के द्वारा सूचित होता है, आर्कडीज के द्वारा सूचित होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण जो है यह किसके द्वारा सूचित होता है। तो देखिए लाइकेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन मूल्य किसमें पाए जाते हैं। बताइए श्वसन मूल्य जो है किसमें पाए जाते हैं। बताइए मरुखिद में पाए जाते हैं, लवणोखिद में पाए जाते हैं, जलोखिद में पाए जाते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए श्वसन मूल्य जो है यह किसमें पाए जाते हैं। तो देखिए श्वसन मूल्य जो है ये लवणोखिद में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषण है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषण है। बताइए सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है, पैन है,
उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषण के अंतर्गत आता है। तो देखिए द्वितीयक प्रदूषण के अंतर्गत जो है सल्फर डाइऑक्साइड भी आता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आता है, पैन भी आता है, उसके बाद ओजोन भी आता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और पैन ये सभी जो है द्वितीयक प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। बताइए ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। बताइए ग्लूकोज का उपयोग करती है, वसा अम्ल का उपयोग करती है, अमीनो अम्ल का उपयोग करती है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले ग्लूकोज का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। बताइए पीयूष ग्रंथि का कार्य जो है क्या है। सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है। तो देखिए पीयूष ग्रंथि का जो कार्य है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। बताइए मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। बताइए रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी सेरिब्रम, पोस्ट मेडुला सेरिब्रम, रीढ़ की हड्डी खोपड़ी हाइपोथैलेमस, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो देखिए पोस्ट मेडुला और सेरिब्रम जो है ये मस्तिष्क के रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। बताइए नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। बताइए कार्निया को, पूरी आंख को, लेंस को, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए नेत्रदान में दाता की आंख जो होता है इसमें कार्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। बताइए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। बताइए कोबालामिन है, नियासिन है, थायमीन है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है ये क्या है, ये कोबालामिन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताइए क्या होता है, तो थायमीन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो होता है बायोटिन होता है। विटामिन 9 को कहते हैं फोलिक एसिड। और विटामिन 12 तो आप लोगों को पता है कि साइनोकोबालामिन। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या मिलाया जाता है। बताइए जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। बताइए बिना बोझा चूना मिलाना चाहिए, कैलामाइन का घोल मिलाना चाहिए, कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मृत जीवों के अवघटक हैं। बताइए मृत जीवों के अवघटक क्या होते हैं। बताइए वायरस हैं, जीवाणु हैं, कवक हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मृत जीवों के अवघटक जो हैं क्या होते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है देखिए जीवाणु भी होते हैं और कवक भी होते हैं। कवक और जीवाणु जो है ये मृत जीवों के अवघटक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। बताइए पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। बताइए वायु दाब है, केशिकात्व है, ऑस्मोटिव दाब है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है। तो देखिए ऑस्मोटिक दाब ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। बताइए जल
जल परागित पुष्पों में पराग कण होते हैं। बताइए हल्के एवं चिकने, चिपचिपे, सूखे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सूखे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है। बताइए कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। बताइए थायराइड है, एड्रीनल है, अग्नाशय है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। तो एड्रीनल ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त पट्टिकाणु मदद करते हैं। बताइए रक्त पट्टिकाणु मदद करते हैं आरबीसी उत्पादन में, रक्त स्कंदन में, डब्ल्यूबीसी उत्पादन में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये रक्त स्कंदन में मदद करते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त स्कंदन में मदद करते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो 48 नंबर क्वेश्चन था इसका जो है एड्रीनल नहीं होगा। 48 नंबर क्वेश्चन जो है 48 नंबर क्वेश्चन जो है इसका एड्रीनल नहीं होगा। देखिए इसका अग्नाशय होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि है जो दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। तो ये अग्नाशय है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसका हम क्या बताए थे क्वेश्चन नंबर 46 का। देखिए जल परागित पुष्प में परागकण होते हैं तो ये सूखे होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे, 49 हो गया है, 50 पे चलिए। देखिए गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था होती है। बताइए गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था होती है। बताइए चक्रीय होता है, विसरित होता है, रैखिक होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैखिक होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं। बताइए केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं। बताइए 6 होता है, 8 होता है, 12 होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 8 होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है। बताइए ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइमेज, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं क्योंकि। बताइए यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, इसका रीजन क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो ये अदरक होता है ये प्रकंद के अंतर्गत आता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और प्रकंद को राइजोम भी कहते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैक्टिकल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए लैक्टिकल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, लैक्टिक अम्ल उत्स्रावण से संबंधित है, वसा अवशोषण से संबंधित है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए वसा अवशोषण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। बताइए प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी है। बताइए पादप वर्गीकी है, पारिस्थितिकी है, पादप कार्यकी है,
उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो देखिए इसे पादप कार्यकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? बताइए लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? बताइए एंथ्रोसायनिन है, लिग्हीमोग्लोबिन है, फाइकोसाइनिन है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिग्हीमोग्लोबिन जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह एंजाइम जो हमारे मुख में भोजन के साथ मिलता है वह है। बताइए वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह बताइए कौन सा है? पेप्सिन है, पर आराक्सिन है, एमाइलेज है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए एमाइलेज इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? बताइए वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? बताइए ओमनीवोरस कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मांसाहारी वर्ग जो आते हैं ये आते हैं कार्निवोरस में। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे कार्निवोरस ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को कहा जाता है। बताइए मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को क्या कहा जाता है? बताइए नेफ्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को क्या कहा जाता है? तो देखिए मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैकीकार्डिया में हृदय गति को गति हो जाती है। बताइए टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है, मतलब धीमी हो जाती है, सामान्य हो जाती है, तेज हो जाती है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए टैकीकार्डिया में हृदय गति जो है यह हो जाती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका तेज हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? बताइए दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण हैं, विलुप्त प्रजाति के उदाहरण हैं, लुप्त प्रजाति के उदाहरण हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सभी जो है दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। बताइए मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। बताइए 1 जोड़ा होता है, 2 जोड़े होते हैं, 3 जोड़े होते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 1 जोड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव कान का श्रावण प्रास क्या है? बताइए मानव कान का श्रावण का प्रास जो है क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज से कम है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मानव कान का जो श्रावण है इसका प्रास जो है 20 हर्ट्ज से और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर पूछेगा प्राश्रव्य जो है कितना है, प्राश्रव्य का जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को प्राश्रव्य तरंग कहते हैं और अवश्रव्य तरंग जो होता है 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को कहते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नली की दीवार के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। बताइए आहार नली के दीवार के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? बताइए स्थानांतरण कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, क्रमांकुंचन कहलाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आहार नली की दीवार के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? बताइए आहार नली के दीवार के संकुचन और विस्तार की गति जो है क्या कहलाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे क्रमांकुचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं?
बताइए मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? बताइए रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी हाइपोथैलेमस, कार्ड खोपड़ी सेरेब्रम, पोस्ट मेडुला सेरिबेलम, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो देखिए पोस्ट मेडुला और सेरिबेलम जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है। बताइए अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? बताइए हिमाचल प्रदेश है, गोवा है, मध्य प्रदेश है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। बताइए मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन क्या कहलाता है? बताइए पारिस्थितिकी अशांति कहते हैं, तबाही कहते हैं, पारिस्थितिकी क्षरण कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन क्या कहलाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 पारिस्थितिकी क्षरण ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी क्षरण ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काले फेफड़े का रोग संबंधित है। बताइए काले फेफड़े का रोग जो है यह किससे संबंधित है? बताइए किसानों से संबंधित है, कोयला खनिकों से संबंधित है, कपड़ा उद्योग के श्रमिकों से संबंधित है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए काले फेफड़े का रोग जो है ये कोयला खनिकों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? बताइए WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? बताइए लाल पांडा है, विशालकाय पांडा है, बाघ है या फिर टाइगर है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाल पांडा। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशालकाय पांडा जो है WWF का पशु चिन्ह है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता दूर की वस्तु स्पष्ट से, पास की वस्तु स्पष्ट से, पास की तथा दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मायोपिया जो है इसी को निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में जो होता है व्यक्ति जो है किस दूरी को नहीं देख पाता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष जो है तो निकट दृष्टि जो दृष्टि दोष रहता है वह देख लेता है। तो निकट है तो निकट का देख लेगा लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? बताइए आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? शरीर संरचना को, अर्धसूत्री विभाजन को, आनुवांशिकी को, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो देखिए आनुवांशिकता जो है ये आनुवांशिकी को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्राइकोमा रोग का संबंध है। बताइए ट्राइकोमा रोग का संबंध है फेफड़ों से है, कान से है, आँख से है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए ट्राइकोमा जो रोग है यह किससे संबंधित है? तो यह आँखों से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। बताइए फलों एवं सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? बताइए फूल की खेती कहते हैं, कृषि कहते हैं, बागवानी कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? बताइए फलों एवं सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे बागवानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी को फ्लोरिकल्चर भी कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं। बताइए जितने भी उभयचर हैं वो सांस लेने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बताइए फेफड़े का उपयोग करते हैं, त्वचा का उपयोग करते हैं, गिल का उपयोग करते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए उभयचर जो होते हैं
ये जो है फेफड़ा और त्वचा दोनों का प्रयोग करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उभयचर जो होते हैं वो क्या करते हैं, फेफड़ा और त्वचा दोनों का प्रयोग करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है। बताइए पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनता है क्या कहलाता है। बताइए कार्पल कहलाता है, कोरोला कहलाता है, स्टैमेन कहलाता है, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्पल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लार का प्रमुख कार्य क्या है। बताइए लार का प्रमुख कार्य क्या है। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में रूपांतरण, स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण, वसा का विटामिन में रूपांतरण, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए लार का प्रमुख कार्य क्या होता है। बताइए लार का प्रमुख कार्य क्या होता है। स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार का प्रमुख कार्य जो है स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। बताइए हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। बताइए शार्क के मामले में, व्हेल के मामले में, छिपकली के मामले में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए शार्क के मामले में जो है हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा मछली में कितने चैम्बर होते हैं तो 2 चैम्बर होते हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निम्नकारणीय पदार्थ नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकारणीय पदार्थ नहीं है। बताइए लकड़ी, रुई, एल्यूमिनियम पन्नी, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकारणीय पदार्थ नहीं है। तो देखिए एल्यूमिनियम पन्नी जो होता है ये जैव निम्नकारणीय पदार्थ नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संयोजी उत्तक नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है। बताइए उपास्थ्य, रक्त, अस्थि या फिर हार्मोन। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है। तो देखिए संयोजी उत्तक अगर पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हार्मोन जो होता है ये संयोजी उत्तक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है। बताइए लैंगरहैंस द्वीप जो है किस अंग का भाग है। बताइए अमाशय का है, अग्नाशय का है, यकृत का है या फिर पिट्यूटरी का है। तो देखिए लैंगरहैंस द्वीप जो है ये अग्नाशय का भाग है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है। बताइए ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है तो देखिए सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक के रूप में व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए सिस्टोलिक जो होता है 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक जो होता है 80, तो ये भी बात आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है। बताइए दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है। बताइए यकृत है, पित्ताशय है, आमाशय है या फिर अग्नाशय है। तो बताइए दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि जो है ये क्या है, अग्नाशय है। और मानव शरीर में मौजूद सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि जो है यह यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। मानव शरीर में मौजूद सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है, यकृत, लीवर है। और दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि जो है अग्नाशय, जिसे पैनक्रियास कहते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।